नमस्ते से दावत सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय सेना ने चीन के साथ देश की उत्तर पूर्वी सीमा के साथ उत्तरी सिक्किम में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी कि आईबीजी की अवधारणा को तैनात किया हुआ है। और हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी सिक्किम में एक इंटीग्रेटेड टैक्टिकल एक्सरसाइज भी की थी, जिसका मतलब यह है कि भारतीय सेना ने अपनी सभी माउंटेन कोर और डिवीजनों को इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में बदल दिया है। दरअसल भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा कि इस तरीके की जो एक्सरसाइज है जो लगातार की जाएगी आने वाले समय में, उसका मतलब साफ है कि भारतीय सेना भविष्य के किसी भी तरीके के युद्ध के लिए अपनी रणनीति, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपनी सिनर्जी और ये जो आईबीजी ट्रूप्स का इंटीग्रेशन है उसमें लगातार बदलाव करती रहेगी। यह अभ्यास जैसे कि मैंने कहा कि आगे भी जारी रहेंगे और आने वाले अभ्यास में सेना की कई टुकड़ियों को आईबीजी के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें इकट्ठा किया जाएगा। और आने वाले समय में अगर कोई लड़ाई होती है तो ऐसे में ये जो सभी यूनिटें हैं भारतीय सेना की वो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी कि आईबीजी में मिला दी जाएंगी। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों भारतीय सेना अब कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए जितना भी संभव हो सकता है इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की योजना बना रही है, जिसमें कि सेना ने अलग अलग स्थानों के लिए हल्के वाहन, बसों और मोटरसाइकिलों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। साथ ही सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की इस मुहिम के तहत सेना लगभग 25% हल्के वाहनों, 38% बसों और 48% मोटरसाइकिलों को चुनिंदा शांतिकाल की इकाइयों और पर्याप्त चार्जिंग बुनियादी ढांचों के साथ बदल देगी। ये सेना की जरूरतों और विभिन्न इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल की क्षमता के अनुरूप किया जाएगा। साथ ही अधिकारी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की पहल दिल्ली में शुरू हो चुकी है। अब इसका विस्तार आगे लखनऊ, पुणे और कोलकाता तक किया जाएगा और सेना इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए बुनियादी ढांचे भी विकसित कर रही है, जिसके तहत जो सेना के कार्यालय और आवासीय परिसरों की जो पार्किंग है वहां पर चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों भारतीय सेना सोलर पैनल से चलने वाले चार्जिंग स्टेशन पर भी काम कर रही है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक कैरियर आईएनएस विक्रांत ने भारतीय नौसेना में मौजूद जो वेस्टर्न फ्लीट है उनका संचालन शुरू कर दिया है और अब आईएनएस विक्रांत से लगातार कैरियर टास्क फोर्सेस इंटीग्रेशन ड्रिल्स होती रहेंगी। साथ ही ये विमान वाहक पोत मल्टी थ्रेड एक्सरसाइज एनवायरनमेंट अभ्यास भी करेगा और अगले कुछ हफ्तों में आईएनएस विक्रांत के डेक से फ्लाइट ट्रायल्स भी किए जाएंगे MiG-29K के। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना अब 100 माइक्रो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को खरीदना चाहती है, जिनमें से 40 माइक्रो यूएवीज को दिन और रात सर्विलांस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी हाई एल्टीट्यूड लोकेशन पर। और साथ ही जो बाकी के 60 माइक्रो यूएवीज हैं उनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के अलग अलग एयरबेस में सर्विलांस ऑपरेशन के लिए किया जाएगा। साथ ही ये कहा जा रहा है कि ये जो माइक्रो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होंगे इनकी मिशन रेंज 12 किलोमीटर तक होनी चाहिए, इनका इंड्योरेंस टाइम 1 घंटे का होना चाहिए और ये 300 से 500 मीटर तक इंसान और किसी भी वाहन को पहचानने में सक्षम होने चाहिए। और यही नहीं, इसके अलावा ये जो माइक्रो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के साथ होने चाहिए और वो भी फुल्ली ऑटोनोमस मोड के साथ, और ये रियल टाइम टारगेट ट्रैकिंग भी करने में सक्षम होने चाहिए और इनमें एक लॉइटरिंग मोड भी होना चाहिए ताकि ये टारगेट एरिया के ऊपर मंडराते रहें और साथ ही इसमें रिटर्न होम मोड भी होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये जो यूएवीज होंगे उनकी 300 मीटर की उड़ान पर किसी भी तरीके की आवाज नहीं आनी चाहिए। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि लार्सन एंड टूब्रो को लेकर आ रही है। दरअसल लार्सन एंड टूब्रो डिफेंस के चेयरमैन ने कहा कि एलएनटी डीआरडीओ के साथ जिस जोरावर टैंक को तैयार कर रहा है वो साउथ कोरिया के K9 वज्र हाविजर के चेसी पर आधारित नहीं होगा, यानी कि इसका बिल्कुल नया डिजाइन होगा और इस मेन बैटल टैंक का जो डिजाइन है उसे डीआरडीओ तैयार करेगा। साथ ही कंपनी ने कहा कि वे इसका पहला प्रोटोटाइप 2023 में ही निकालेंगे। इसके अलावा एलएनटी ने कहा कि उनके द्वारा डिजाइन और तैयार की गई सबमरीन यानी कि पनडुब्बी उसे वे डिफेंस एक्सपो 2022 में दिखाने वाले हैं, जो कि 400 टन मिजेट सबमरीन होगी जिसका नाम SOV-400 है, जिसे कि भारतीय नौसेना और कई एशियन कंट्रीज को भी ऑफर किया गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट की तरफ। दरअसल मझगांव शिप बिल्डर के चेयरमैन ने काफी बड़ी घोषणाएं की हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका शिपयार्ड ब्राजील के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ बातचीत कर रहा है। दरअसल दोस्तों ब्राजील की जो नौसेना है वो भारत से अपनी 4 स्कॉर्पियन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की मरम्मत करवाना चाहती है। ये नहीं, मझगांव शिप बिल्डर के चेयरमैन ने कहा कि उनका शिपयार्ड मलेशियाई सरकार से भी बातचीत कर रहा है, जिसमें कि उनकी 2 स्कॉर्पियन जो सबमरीन है उनका पूरा मेंटेनेंस पैकेज किया जाएगा मलेशिया में ही। और दोस्तों यही नहीं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि भारत फ्रांस की सरकार से भी बातचीत कर रहा है, जिसमें कि फ्रांस की नौसेना के लिए फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर को बनाया जाएगा और इन्हें उनके मानकों के अनुसार बनाया जाएगा और तय सीमा जो कि उनका नेवल ग्रुप करता है
उसी के तहत इनकी डिलीवरी करनी होगी और कहा जा रहा है कि ये 25% सस्ती भी होनी चाहिए। वहीं फ्रांस की सरकार अब इस ऑफर पर काफी विचार भी कर रही है। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारत फ्रांस को भी उनके फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स को बनाने का ऑफर कर रहा है। और यही नहीं, फ्रांस की सरकार पूरी तरीके से विचार कर रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सौदा भी होगा, क्योंकि फ्रांस के साथ भारत के कई तरीके के डिफेंस पार्टनरशिप चल रही है और ऐसे में ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान और चाइना को लेकर आ रही है। दोनों देशों का नेक्सस बहुत तगड़ा हो चुका है इस वक्त और इसमें कोई शंका नहीं है कि आने वाले समय में ये भारत को बड़ी चुनौती देंगे, क्योंकि हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसमें कि कहा जा रहा है कि चाइना अपना GJ-11 जो स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है उन्हें पाकिस्तान को देगा 2028 तक। हालांकि इसे काउंटर करने के लिए उस समय तक भारत के पास अपना स्वदेशी घातक स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होगा। अगर बात करते हैं GJ-11 की तो इसका इस्तेमाल एरियल रिकॉग्निशन और कॉम्बैट मिशन में किया जाएगा। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर होगी और इसकी सर्विस सीलिंग 12500 मीटर होगी और क्रूज स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ दोस्तों, जो कि पाकिस्तान और साउथ कोरिया को लेकर आ रही है। दोनों ही देशों ने एक MOU पर साइन किया है और ये MOU डिफेंस इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के लिए किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के लिए साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा और दोनों ही देश आने वाले समय में मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सचेंजेस भी करते रहेंगे। इस बात पर सहमति भी हो गई है और कहा जा रहा है कि दोनों ही देश आने वाले दिनों में लगातार एक दूसरे के देशों का दौरा करते रहेंगे ताकि रक्षा क्षेत्र को और मजबूत बनाया जा सके। और इवन पाकिस्तान ने साउथ कोरिया से कहा भी है कि उनका जो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसे भी अपग्रेड किया जाए। तो दोस्ती कहां से कहां जा रही है आप समझ सकते हैं। दोस्तों अब आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि दक्षिण कोरिया पाकिस्तान की मदद कर रहा है और अब भारत को जो भारत में कोरियाई रक्षा फर्में हैं उन्हें प्रोत्साहित नहीं करना होगा। यहाँ तक कि जो हुंडई और किया है इन्होंने तो खुले तौर पर कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन किया। दोस्तों हमें अब इन कोरियाई लोगों को उनकी जगह दिखाने की जरूरत है और साथ ही ये हमारे तेजस विमान के बारे में नकारात्मक प्रचार भी करते हैं और कई तरीके से इन्होंने भारत से एक मार्केट भी छीनी है। तो चीजें बिल्कुल साफ है कि बहुत बड़ा नेक्सस भारत के खिलाफ तैयार कर रहे हैं कई देश। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि IIT मद्रास को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों IIT मद्रास में एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग ने अभी कुछ समय पहले एक अगली पीढ़ी के यानी कि नेक्स्ट जनरेशन आर्टिलरी शेल रैमजेट का प्रस्ताव दिया था, जो कि रैमजेट संचालित आर्टिलरी शेल है जिसे कि 155 mm की हॉविजर से 78 किलोमीटर तक दागा जा सकता है। दरअसल दोस्तों ये जो रैमजेट पावर्ड प्रोजेक्टाइल है वो भारतीय सेना को अपनी लंबी दूरी की सटीक फायरिंग जो आधुनिकरण प्राथमिकताएं हैं उन्हें पूरा करने में मदद करेगा। रैमजेट द्वारा संचालित आर्टिलरी शेल एक इंजन का इस्तेमाल करता है जिसमें कंबशन के लिए हवा खींची जाती है और ये फिर सुपरसोनिक गति से आगे की तरफ बढ़ता है। दरअसल IIT मद्रास इस प्रोजेक्ट के लिए 9.85 करोड़ रुपए मांग रहा है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि अगर ये रैमजेट द्वारा संचालित गोले यानी कि शेल्स जब इन्हें धनुष से दागा जाएगा तो उनकी सीमा 61 किलोमीटर होगी और अगर इसे वज्र से दागा जाएगा जो कि 155 mm 52 कैलिबर की तोप है तो इसकी रेंज 68 किलोमीटर होगी और ATAGS से इसे दागा जाएगा तो इसकी रेंज 78 किलोमीटर होगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि आर्मी डॉग जूम को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों आर्मी डॉग जूम ने श्रीनगर पशु चिकित्सा अस्पताल में दम तोड़ दिया। अभी हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि अनंतनाग में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में जूम घायल हो गया था और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। ऑपरेशन के दौरान सेना के खोजी कुत्ते जूम को उस मकान के अंदर भेजा गया था जहां आतंकियों का घेरा था। ऑपरेशन के दौरान आर्मी डॉग जूम मकान के अंदर दाखिल हो गया और उसने आतंकियों की पहचान कर ली और उन पर हमला किया। तभी आतंकियों ने छिपकर उस पर फायरिंग कर दी। 2 गोली लगने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद भी जूम ने हार नहीं मानी और वो जूझता रहा, जिस वजह से 2 आतंकी मारे गए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जूम की आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।